क्लियर? और ऋषय नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये आज के टेस्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। Okay, sir. Okay, sure. So we'll be discussing today with unit and dimensions. Now, physics is a study of quantities, है ना? Physics में हम quantities को पढ़ते हैं। So length एक quantity है, mass एक quantity है, time एक quantity है। So physics में basically we discuss about quantities, है ना? और quantity को बेटा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। So physics is a study of quantities. Length is a quantity, time is a quantity, velocity is a quantity, acceleration is a quantity, power is a quantity, force is a quantity. Like this, there are various type of quantities. ठीक है? So physics में हम quantities को पढ़ते हैं और quantity को हम basically दो categories में classify करते हैं. We classify quantities into two categories. Namely, they are फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक जो क्वांटिटी होता है, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड द सेकेंड कैटेगरी होता है, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? सो क्वांटिटीज को भी बेसिकली क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो एक आपको फंडामेंटल हो गया, एंड द सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? क्वांटिटीज को हम बेटा फर्दर दो कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, विच इज स्केलर्स एंड वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ। सो वी नो व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, हाउ टू ऐड द स्केलर्स, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, हाउ टू रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, है ना? वो सब हमने लास्ट टाइम किया है। सो क्वांटिटीज का एक जो बाइफर्केशन होता है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज को विल क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, एक नया बाइफर्केशन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप मुझे जरा सोच के बताओ फंडामेंटल क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? क्या हो सकता है? देख, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, दीज आर वेरी बेसिक क्वांटिटीज। आई विल टेक सम एग्जांपल टू एलेबोरेट दिस। मान लो आपके पास यू हैव व्हीट, गेहूं है आपके पास, उसको आपने किया तो विल गेट आटा, राइट? From that atta you can make various kind of things, like puri we can be make from that, we can make chapati from that, we can make roti from that, various stuffs can be made, we can make parathas from that. So atta is the fundamental entity, वो fundamental quantity है, and rest all, whether it is roti, chapati, parathas, puri, whatever you have, these are derived physical quantity, and these quantities are derived from that fundamental physical quantity, करेक्ट? सो फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक क्वांटिटीज, और उस बेसिक क्वांटिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से विल गेट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। गेटिंग द पॉइंट? तो फिजिक्स में क्वांटिटीज को वी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड फंडामेंटल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर वेरी बेसिक क्वांटिटीज। जैसे आटा हो गया, वो आटा मतलब नॉट इन फिजिक्स, जस्ट फॉर द लेमन लैंग्वेज, आटा इज द फंडामेंटल एंटिटी, and from that we can get various kind of derived quantities. वैसा ही फिजिक्स में भी होता है। so these are very basic quantities, है ना? और बाकी जितने भी quantities मिलेंगे आपको, वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस की वजह से will get derived quantities. Am I clear? Am I clear with this, everyone? So what we can say, fundamental physical quantity, these are basic quantities, right? And there are basically 7 fundamental quantity and 2 complementary fundamental quantity. There are 7 fundamental physical quantity, है ना? 7 जो होते हैं, 7 fundamental quantities are there in physics. Only 7 quantities are fundamental.
रेस्ट जितने भी क्वांटिटी आपको फिजिक्स में दिखेंगे वो सारे डिराइव क्वांटिटी होंगे। और वो किससे डिराइव होगा? किससे डिराइव होगा? फंडामेंटल से होगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो 7 आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से वी गेट डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? सो राइट दैट। सबसे पहला जो होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो सबसे पहला हमें मिलता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, दिस इज कॉल्ड लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल इंटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। लेंथ को आप किससे डिनोट करोगे? कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? लेंथ विल बी डिनोटेड बाय एल। और इसका यूनिट क्या होगा? अगर हम एसआई में बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, ऑफ कोर्स। लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो एसआई सिस्टम में। मैं एसआई सिस्टम में लिखूंगा, ठीक है। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आउट ऑफ दैट जो हमें पहला फंडामेंटल क्वांटिटी मिला दैट इज लेंथ। लेंथ विल बी डिनोटेड बाय एल एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। नाउ सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास। दिस विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और बोलो मास को हम किस में मेजर करेंगे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम? किलोग्राम। किलोग्राम, ऑफ कोर्स दिस विल बी अ किलोग्राम, केजी। अभी देखो वी आर डीलिंग विद द फंडामेंटल फर्स्ट। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा मैंने। पहला लेंथ, यूनिट विल बी मीटर, विल बी डिनोटेड बाय एल। सेकंड वन इज मास, डिनोट करेंगे उसको कैपिटल एम से और उसका यूनिट होगा किलोग्राम। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी इज टाइम। दिस विल बी डिनोटेड बाय टी एंड इसका यूनिट क्या होगा एसआई सिस्टम में? सेकंड। सेकंड्स। 3 हो गए, लेंथ, मास, टाइम। थर्ड वन इज टेम्परेचर, सॉरी फोर्थ वन ये हो गया हमारा टेम्परेचर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग के से, केल्विन से, और इसका यूनिट होता है एसआई सिस्टम में केल्विन। सो 4 फंडामेंटल लिखा मैंने। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम, टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से, और इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पेयर। एम्पेयर। This is the fifth fundamental quantity. Electric current, mark my word, electric current is also a fundamental quantity. ये 5 हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया। सिक्स्थ इज लुमिनियस इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी मेजर करने के लिए होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। कैंडेला। हाँ, यस करेक्ट। इंटेंसिटी, दिस इज डिनोटेड बाय CAD और इसका यूनिट होता है कैंडेला। इंटेंसिटी बेसिकली होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सो जो आपका 6th फंडामेंटल क्वांटिटी है इज लुमिनियस इंटेंसिटी, यूनिट इज कैंडेला एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय CAD, ठीक है। नाउ 7th फंडामेंटल क्वांटिटी इज concentration of, हाँ, this is concentration of substance, मोल। इसको डिनोट करेंगे MOL से और इसका यूनिट होगा मोल। ये केमिस्ट्री में बहुत यूज में आता है। सो फिजिक्स में ये जो 7 क्वांटिटीज है दे आर फंडामेंटल इन नेचर। ये समझो तो लेमन लैंग्वेज में आटा हो गया, बेसिक क्वांटिटीज। इससे छोटा क्वांटिटीज नहीं होता, इससे फंडामेंटल कुछ नहीं हो सकता। दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाकी जो भी क्वांटिटीज बनेंगे वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा देयर आर 2 मोर फंडामेंटल कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, या सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अलावा सप्लीमेंट्री fundamental, what is that? Solid angle and angle. Yes, very good beta. One is angle
इसको हम लोग थीटा से ही करेंगे, इसका RAD होता है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन। रेडियंस, नॉट डिग्री, ध्यान रखना, रेडियन। सो ये आपका नेक्स्ट सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, एंगल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सॉलिड एंगल। ये बहुत हमारे यूज में आएगा और इसी फिजिक्स के इसी सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ये और ये कंसंट्रेशन। सॉलिड एंगल, इसका इंडिकेट करते हैं ST रेडियन से, स्टार रेडियन। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। एक्चुअली सॉलिड एंगल को भी नोट लाइक दिस, इट इज इक्वल टू एरिया बाय R स्क्वायर। ओके ठीक है, बाद में इसको देखेंगे, अभी रहने दो। सो दीज आर दी फंडामेंटल, जो स्क्रीन पे लिखा है मैंने, फिजिक्स में इतने ही क्वांटिटीज फंडामेंटल होते हैं। लेंथ इज अ फंडामेंटल, मास इज अ फंडामेंटल, टाइम इज अ फंडामेंटल, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, concentration of substance, luminous intensity, these are fundamental in nature, basic quantities। इसके अलावा दो quantities और है, which is angle and solid angle, these are supplementary fundamental quantities। इसके अलावा, other than these quantities, whatever you see in physics, they all are derived physical quantity। जो स्क्रीन पे मैंने जितने क्वांटिटीज लिखा है, इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज आप देखते हो फिजिक्स में, every quantity is a derived physical quantity। चाहे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, whatever you see, they all are derived physical quantity। ठीक है, और वो किससे डिराइव हुआ है, तो they are derived from what, from fundamental physical quantities। is it clear with what I'm saying? Clear properly? So these are fundamental। बाकी जो भी देखोगे आप फिजिक्स में, everything will be derived, and that derived quantities are being taken from what quantity? Fundamental physical quantity। Am I clear, everyone? Sir, can you wait on the slide for 2 minutes? Yeah। समझ गया सबको पॉइंट है? Is it clear properly? अंकिता क्लियर बेटा ये पॉइंट यहाँ तक? हाँ सर। ओके। सर कैंडल का CD होता है ना? D या CAD, anything you can write। वो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग बेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं कैपिटल M मैंने मास के लिए लिखा है, कैन बी राइट स्मॉल m आल्सो? यस ऑफ कोर्स, दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस। Is it clear? Yeah। Okay, now we'll move forward। अब देखो, मैंने बताया derived quantities are not fundamental, they are derived from the fundamental physical quantity, right? The method of explaining derived physical quantity in terms of fundamental physical quantity is called dimensions। ठीक है, dimensions क्या है? Dimension is a method or a technique of explaining the derived physical quantity in terms of fundamental physical quantity। आप derived physical quantity को fundamental physical quantity के terms में explain करोगे, that method of explaining is called dimensions।
Am I clear? डायमेंशन समझ में आ गया क्या है? It is simply a method of explaining derived physical quantity in terms of fundamental physical quantity. ठीक है, लेट्स गो विथ अ सिंपल प्रॉब्लम. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं. मान लो मैं वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं. सो राइट डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी. So let's say question is find dimension of velocity. है ना, हमें वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है. बोलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन लिखने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, बगैर फॉर्मूला के आप डायमेंशन नहीं लिख सकते. Displacement upon time. Displacement upon time. So velocity we have here is displacement over what? Time. क्या displacement मेरा length है? Is it length? Displacement is basically length ना. और ये क्या है? Time. So the see, now time is a fundamental entity. Displacement is a fundamental entity because it's a length. So can we also write velocity as L by T? And can we write velocity as L1 T minus 1? If it is moving up, can we write it as T minus of 1? Right? लिखने ये आपका डायमेंशन हो गया. देख मैंने डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया. एंड दिस मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग इज कॉल्ड डायमेंशंस. स्टाइल के लिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं m0 l1 t minus 1. Will it be the dimension of velocity? होगा ये वेलोसिटी का डायमेंशन? यस और नो? हाँ सी, ये हमारा वेलोसिटी था. दिस वेलोसिटी वाज डिराइव्ड क्वांटिटी. और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दिख रहा है, दे ऑल आर फंडामेंटल्स. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड the derived physical quantity in terms of fundamental physical quantity, and this way of explaining is called dimensions. Is it clear properly, everyone? Rishe, Maisa समझा बेटा how to write dimensions for this? So what is MO? MO नहीं, M0. There is no term of mass here, so I have put that as M0. आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. That is a way of writing. है ना? So don't bother about that. चलो, Ankita, Ishita, and Diya. Is it clear all of you? So why do we write it in brackets? Actually, that's what I said. Na, it's a way of writing. There is no such rule कि आप ब्रैकेट में डालोगे, बट जनरली आपको ऑप्शंस में ब्रैकेट के अंदर ही प्लेस करके देता है. सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग इट. मेरा मेन मोटिव क्या था? दैट आई हैव टू एक्सप्लेन दिस डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल. तो मैंने कर दिया. जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट इज पुट दैट इनसाइड ब्रैकेट एंड टेक m0. m0 नहीं भी लिखोगे तो ऐसा नहीं कि डायमेंशन गलत है. आप दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बट ऑप्शंस आपको ऐसा ही मिलता है एग्जाम में. इज इट क्लियर बेटा? एवरीवन क्लियर है सबको? Ishita and Ankita, clear both of you? Yes. Okay, चलो let's move forward. आपको खुद से लिखना है. I'll help you जहाँ पे आप अटकोगे. Write dimensions of acceleration. Dimension of acceleration. Done? Yes, sir. Okay, can you give me the answer? It will be mass 0 L1 T2 minus. Correct. सभी का हो गया?
see, so if I write here, go to the screen once. So acceleration अगर आप लिखोगे, this is nothing but velocity by time. Velocity by time. So of course time तो fundamental है, but velocity is derived. So velocity can be expressed in terms of fundamental as m0 L1 t minus 1. So take it up. So acceleration can be represented as m0 L1 t of minus 2. This will be the dimension of acceleration. Getting the point, everyone? Okay. कितने लोगों का सबका आंसर आ गया था? इसी तरह we got the answer, बेटा? Yes, sir. Okay. Remaining students, Dia and Vishay, have you got the answer? Yes, sir. चलो, super. I'm sharing one PDF word file with you. आपको फटाफट उसमें लिखना है. चलो, let's. Can everyone see? दिख रहा है सबको? हाँ सर. चलो, go for it. First two we have done. आप पहले लिखो, write down up till 14. आप लिखो, फिर मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ. 1 to 14 write down dimensions. So what is angular velocity? Angular velocity is I omega. I stands for moment of inertia. Yeah, we can write it as R into radius into linear momentum. इस कोर्स में पढ़ेंगे बेटा हम लोग. All circular physics will dealing in this course. जितना आपको आता है उतना आप लिखो, फिर मैं करता हूँ. Till 14 write everything. Sir, if mass is there, then we don't write mass as 0, right? No, of course not. If mass is there, so mass will be 1, no? If single mass is there, so mass will be 1. If it is double, so m square m raised to power 2, it will be. If there is no mass, then we have placed 0, no? If there is mass, why are we placing that 0? Okay. लिखे फटाफट. So मैंने दो लिख दिया अभी. Velocity and acceleration we already wrote. अभी नेक्स्ट लिखते हैं फोर्स. क्या होगा डायमेंशन फोर्स का? फोर्स क्या होगा? L1 L1 t minus. हाँ, mass into acceleration. This is m fundamental. Acceleration we already know. This is L1 t minus of 2. So if I write the dimension of force, will it be equal to m1 L1 t minus of 2? Is it? Yeah. Okay, good, very good. Next stuff was 1 second. Next was क्या? Work. क्या फॉर्मूला यूज करें वर्क का? नेक्स्ट इज टू राइट वर्क. वर्क कैसे करोगे? इज इट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. cos थीटा विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि cos थीटा एक कांस्टेंट टर्म होता है. फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी हमारे पास है m1 L1 t माइनस ऑफ 2. डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इज लेंथ. अगर मैं यहां से वर्क का डायमेंशन लिखूं तो क्या मिलेगा हमें? m1 L2 t minus of 2.
Is it okay? Work? सही आया था वर्क सभी का? Yeah, sir. Very good, super. Now next one was energy. So you write dimensions of energy. Anything you can write, kinetic energy or potential energy. Energy is what? Half of mv square. Of course, half will not have any kind of dimension because half is a constant term. m stands for mass. इसका dimension हो जाएगा m raised to power 1. ये हो गया L1 T minus 1, बट इसका स्क्वायर है. सो v स्क्वायर का अगर आप कंप्लीट डायमेंशन लिखोगे, सो व्हाट इट विल बी? कंप्लीट डायमेंशन इसका हो जाएगा L raised to power 2 T minus 2. So if I club them to write down the final dimensions, तो एनर्जी का डायमेंशन हमें मिलेगा m1 L2 T minus 2. अब देखो एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशन सेम है. We have same dimension, energy and work. This means कि two physical quantity can have same dimensions. दो अलग अलग क्वांटिटी के पास भी डायमेंशन सेम हो सकता है, because work और energy दो different quantities है, but they are having the same dimensions, right? So two different quantities can also have same dimension. Torque में भी होता है और angular momentum. Am I clear? So एक important point यहाँ form हुआ. Two different quantities can also have same dimension. Sir, why do we write the dimensions? I told you ना, this is very good questions. Dimensions लिखने के पीछे बहुत मोटिव है. Give me some time, I'll explain you. लेकिन ओवरऑल बता देता हूँ. फिजिक्स में वही फॉर्मूला वैलिड होगा जो डायमेंशनली करेक्ट होगा. हम कोई रैंडम फॉर्मूला नहीं लिख सकते फिजिक्स में. अगर मैं फिजिक्स में कोई फॉर्मूला बना रहा हूं, दिस सिंपली मींस दैट दिस फॉर्मूला शुड बी डायमेंशनली करेक्ट. डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड. तो आपको डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखने आना चाहिए, तभी तो आप चेक कर पाओगे कि फिजिक्स का फॉर्मूला सही है या गलत है, राइट? सो फिजिक्स फॉर्मूला शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, implies dimension on left hand side and right hand side should be same. Is it clear? So to check the validity of physics formula, we need to write dimensions. Am I clear? Yes, sir. Two different quantity can have same dimension. So like work is a different quantity, energy is a different quantity, but they can have same dimensions. Same goes with torque and angular momentum. Good. So energy के बाद we had torque. क्या होगा डायमेंशन टॉर्क का? मैंने बताया था फॉर्मूला टॉर्क, जैसे हम लोग पढ़ेंगे फिर से. But what was the formula for torque? नाइशा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? F vector cross R. Wrong. R vector cross F vector. You are just changing the directions. So torque was R vector cross F vector. R vector cross F vector. So if I write it, this will be equal to RF into sine theta. Of course, sine theta will not have any kind of dimension. R is the length, L1. Force का dimension हो जाएगा M1 L1 T minus 2. And if I club them to write down the dimension of torque, this will be M1 L2 T of minus 2. Am I clear properly? Sir, हम थीटा का रेडियन क्यों नहीं लेते हैं? वेरी गुड. सिर्फ अगर थीटा होता तो लिया रहता, अगर इंडिपेंडेंट थीटा रहता तो लिया रहता, बट थीटा क्या है कि साइन लगा है. सो साइन थीटा हैज सम वैल्यू लाइक 1/2 √3/2 1/√2. सो साइन थीटा इज अ कांस्टेंट टर्म, इट विल गिव यू सम वैल्यू. ठीक है, तो वो कोई क्वांटिटी नहीं है. सिर्फ अगर थीटा रहता तो थीटा अगर सिर्फ रहता तो इट वुड बी अ क्वांटिटी. अगर मैं फॉर्मूला में सिर्फ थीटा लिखा होता तो वो क्वांटिटी होता,
But if I'm writing here sine theta, it's not a quantity, it's a number. And that's why we don't write the dimension of sine theta. Is it clear? वो भी lengthy होना कुछ है sin theta. Uh, Sin theta will be some angle, right? Well, no, sine theta is not the theta is the angle. Sine theta is not an angle. Oh, basic confusion. Sine theta is not an angle. Theta is an angle, right? अगर आप लिखते हो sin theta is a ratio of perpendicular by hypotenuse. Cos theta is a ratio of base by hypotenuse. So it's a ratio of sides of triangle, sine or cos. okay, Theta is an angle. Okay, good. Next, so after torque we had power. क्या होगा? After torque we had power. How to write this power? क्या होगा पावर फॉर्मूला? m raised to 1, L raised to 2, T raised to -3. Very good. Power is work done by time. Now work done का dimension we already have m1 L2 T -2 and time का dimension we had is what? T. So अगर मैं power का dimension लिखूं from here, so dimension of power will be m1 L2 T -3. Excellent. Now after power we had momentum, linear momentum. कुछ भी नहीं लिखा मतलब linear होगा. Linear momentum. बोलिए क्या होता है इसका डायमेंशन? What will be the dimension of linear momentum? फॉर्मूला पता ना linear momentum का? मास इनटू वेलोसिटी होगा. हाँ. ओके. डायमेंशन क्या होगा? दिस इज m1. वेलोसिटी का डायमेंशन लिखोगे कितना आ जाएगा? m0 L1 T -1. If I finalize them, so I'll be having m1 L1 T -1. Is it clear? Clear everyone? Now after momentum we have impulse. Impulse क्या होगा फॉर्मूला impulse का? What is the formula for impulse? Rate of change of momentum, right? Rate of change of momentum is force. Sorry. Forgot. F is equal to dp by dt, rate of change of momentum. This is Newton's second law. This is force, beta. When we multiply time here, force multiplied by time, this is impulse. Yeah. I forgot. Force into time. This is impulse. Right? So impulse basically अगर आप लिखोगे, which means कि impulse का dimension हो जाएगा force into time, which means force का dimension हो गया m1 L1 T -2 and this is T here. So if we write impulse, इसका dimension होगा m1 L1 T -1. So what about charge? Charge will also be a fundamental quantity. No, charge is a derived quantity. Current is a fundamental quantity. Charge is not a fundamental quantity, it is a derived quantity. Current is a fundamental quantity. So but current is equal to rate of flow of charge. Yeah. So can I explain like this? Charge will be defined as the amount of current flowing in unit time. Can we make a definition like this? You are saying current is equal to rate of flow of charge. I am saying charge is defined as the amount of current flowing in some interval of, let's say, unit time. Right? So, but then why didn't they take charge as fundamental quantity? This is because charge we can't see. Had anyone seen charge? किसी ने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को देखा है? हमें करंट पता रहता है. So for us, current is a fundamental entity, and from current we can define charge. From charge we can't define current.
बिकॉज हमारे डे टू डे लाइफ में करंट दिखता है, हमें चार्ज नहीं दिखता. सो फॉर अस करंट इज अ फंडामेंटल एंटिटी, नॉट चार्ज. I can explain charge in terms of current. Is it okay? Yeah. Okay. So after impulse we had strain. What is the formula for strain? Anyone? कोई explain कर सकता है strain के बारे में? मैं शॉर्ट में बताता भी जाऊंगा क्वांटिटी के बारे में. Anyone? Aisha, do you know बेटा what is strain? No. Okay. ऋषि आपको पता है strain क्या है? See, strain is basically of various categories. ठीक है. Basically strain को हम लोग 3 categories में divide करके पढ़ते हैं. One is called linear strain. Linear strain. The second one is called area strain. एक और बता देता हूं. This is called volume strain. And the fourth one is shear strain. Right? So these are some important bifurcations of strain: linear strain, area strain, volume strain, shear strain. Linear strain basically क्या है? Linear strain is defined as change in length by original length. So delta L stands for change in length and L stands for original length. Right? So linear strain is nothing but that is a ratio of change in length by original length. Likewise, if I say area strain, this will be delta A by A, change in area by original area. If I say volume strain, this will be delta V by V, change in volume by original volume. And shear strain is a different, so I'll explain shear strain also. So linear strain जो होगा, that is change in length by original length. Likewise, area strain is change in area by original area. Likewise, volume strain is change in volume by original volume. और shear strain क्या होता है देखिए. Let's say कि ग्राउंड के साथ में एक ब्लॉक ऐसे कनेक्ट करके रखा है हमने और इसको इधर से अटैच कर दिया पूरा like this. And now we are applying a force from here. इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं. तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा? Will it bend like this? कैसे बेंड हो जाएगा? Initially आपका ऐसा था. If we are applying a force in tangential direction, will this get deflected like this for a very small angle of course? Now this angle theta, इसका अगर आप tan लोगे, so tan of theta is called shear strain. Am I clear? अब आप खुद मुझे बताइए कि strain का dimension क्या होगा? What would be the dimension of strain? क्या डायमेंशन होगा इसे? स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन का बता दो या किसी का भी बता दो. Will it have dimension? Yes or no? It won't have dimension. Yeah, it will not have dimension because numerator also we are having length, in denominator also we are having length, so that length and length will get cancelled. So how it will have dimension, right? So strain is unitless as well as dimensionless quantity. Strain does not have any dimension. So can you explain shear strain again? Okay. What I'm saying is कि there is a block here like this. See, ऐसा मेरा surface है और ये surface के ऊपर we have placed a block like this. Skip the block here, right? मान लो आपने ये block के नीचे वाले end को ये floor के साथ में you have attached it, fix कर दिया तुमने, right? So lower end of the block is attached with the floor. Now what I'm doing is कि I'm applying a tangential force, not normal force, tangential, tangent के direction में ऐसा लगा रहा हूँ force. अब force लगाने की वजह से क्या होगा? It will try to deflect like this, ऐसे move करना चाहेगा. But ऐसे जब वो move करेगा, ये lower end तो move कर नहीं सकता because this is attached with the ground. तो क्या होगा? क्या upper end ऐसे deflect हो जाएगा? ये जो upper end है, this will get deflected by very small angle. ये डिफ्लेक्ट हो गया एक छोटे से एंगल से थीटा से.
राइट। इसी थीटा का जब आप tan थीटा बोलोगे, दिस tan थीटा विल बी कॉल्ड shear stress. Am I clear? Am I clear now? समझ में सर आया तो point? हर ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा ना shear stress? नहीं, ऑफ कोर्स हर ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर गए, जैसे मान लो ये मैं सी, मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट है, डोंट हैव बुक राइट नाउ विद मी, मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट है एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर, सो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव, सो नो शियर। बट ऐसे मान लो बुक्स रहता मेरे पास और ऐसा लगाते तो ऊपर के पेजेस शिफ्ट होते, नीचे तो अटैच रहता ना, पकड़ के रखा है तो सिर्फ पेजेस शिफ्ट होते, तो उसके पास शियर आ गया। अगर ये नॉर्मली मूव कर गया, सो इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ शियर, तो मूव कर रहा है। Am I clear? Yeah. Okay. So shear strain is a unitless quantity. It is a unitless. फिलहाल तो हम लोग डायमेंशन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। It's a dimensionless quantity. Sir, if it is dimensionless, then it will be unitless also. No? Yes, of course. In this case it will be. मैं आपको exceptions भी बताऊंगा थोड़ी देर के। Next, stress. Strain के बाद we had stress. क्या होगा stress के लिए? Stress क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? मैं बता चुका हूं स्ट्रेस के बारे में। इज इट फोर्स बाय एरिया? स्ट्रेस क्या होता है? दिस इज फोर्स बाय एरिया बेसिकली। फोर्स बाय एरिया। अच्छा, कौन सा फोर्स होगा? विल इट बी इंटरनल फोर्स की एक्सटर्नल फोर्स? हाँ, इंटरनल फोर्स। सो इट इज इंटरनल फोर्स। लिखो इसका जरा डायमेंशन। So we had stress is equal to force by area m1 L1 T minus of 2. Area is length का square, so L2. This will go up. So dimension कितना होगा stress का? Is it m1 L minus 1 T of minus 2? Is it? है क्या डायमेंशन ये स्ट्रेस का? m1 L minus 1 T minus 2. Yeah. Okay. Next is pressure. क्या होगा ये? Is it again equal to force by area? But which force in this case? Internal force की external force? External. External. So pressure के लिए we had external force. So again pressure is force by area, and the dimension of force we already know, m1 L1 T minus of 2. Area का dimension we have L2. This will be moving up. So pressure का dimension कितना होगा? m1 L minus 1 T minus 2. Exactly the same dimension as the stress has, and the same unit as well. सर कोई इंटरनल फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? If it is in equilibrium, so external force will be equal to internal force. Sorry, internal force will be equal to external force. अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपको जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे काट के एक मासलेस थ्रेड जोड़ दो एंड कैलकुलेट द टेंशन इन दैट विल गिव यू, जो टेंशन मिलेगा वही टेंशन आपका इंटरनल फोर्स हो फॉर एक्सिलरेटिंग बॉडी। लेकिन अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इंटरनल फोर्स विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स।
Am I clear? सो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों के डायमेंशन सेम है. सेम डायमेंशन सेम यूनिट. सर आप कोई एग्जांपल दे सकते हो जो बॉडी के पास इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल? बॉडी के पास इंटरनल फोर्स है लेकिन एक्सटर्नल नहीं. आप मुझे बताओ, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इंटरनल फोर्स क्यों जनरेट करेगा? हाँ, इफ इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो बात अलग है, वो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा. आई एम नॉट गोइंग अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको एक्सक्लूड करते हैं. हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं. जब तक मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, जब तक मैं उसको खींच नहीं रहा हूं, तब तक अंदर कैसे जनरेट होगा? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. तो जब तक आप एक्शन ही नहीं करोगे, एक्सटर्नल नहीं लगाओगे, तब तक रिएक्शन कैसे जनरेट करेगा बॉडी के अंदर? हाँ, मार्क माय वर्ड, आई एम इग्नोरिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसके बारे में बात नहीं कर रहे. सो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है ना कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. लेकिन रिएक्शन कब होगा? जब आप एक्शन करोगे. और अगर तुम कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हो एक्सटर्नली, तो इंटरनल कैसे जनरेट होगा स्ट्रेस? इज इट क्लियर? बट रिमेंबर, आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम एक्सक्लूडिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको मैं छोड़ के बात कर रहा हूं. इज इट क्लियर विद दिस? Yeah. Okay. Properly समझ गए what I'm saying? समझा बेटा what I'm saying? क्या बोला मैंने? हाँ सर. Okay, चलो. Let's go to the next problem. Pressure done. Next is modulus of elasticity. अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा. Modulus of elasticity. अच्छा, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर ऑफ 3 कैटेगरीज. मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. एक को बोलते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. जो सेकेंड कैटेगरी होता है, दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जस्ट आई विल नेम देम, सिर्फ नाम लिख देता हूँ, डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे इसके ऊपर. एंड थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. Modulus of rigidity. So these are the 3 categories of modulus of elasticity. They are Young's modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity and modulus of rigidity. अब ये डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रेस है, कैसा स्ट्रेन बन रहा है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है. नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने के लिए वी हैव वन लॉ दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ. दैट इज कॉल्ड व्हाट? हुक्स लॉ. एक लॉ है जो स्ट्रेस को और स्ट्रेन को रिलेट करता है, राइट? सो फॉर रिलेटिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वी हैड अ लॉ कॉल्ड हुक्स लॉ. अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ सिंपली सेज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हर बार नहीं, अप टू अ लिमिट कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट. सो ये होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. मैं इसके बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा. अभी सिर्फ मेरा डायमेंशन है, मुझे निकालना है. मेरा मोटिव सिर्फ डायमेंशन कैलकुलेट करना है. मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बता देता, बट थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप बताता हूँ. हुक्स लॉ इज अ लॉ विच रिलेट्स स्ट्रेस विथ स्ट्रेन. और हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हर बार नहीं, अप टू अ लिमिट कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट. उसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है. ठीक है? अब अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इफ यू रिमूव, सो यू विल हैव टू ऐड अ कांस्टेंट. और यहां से जब हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, सो हमें मिलता है स्ट्रेस इज इक्वल टू E इनटू स्ट्रेन. दिस E इज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट E को वी कॉल इट एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. So modulus of elasticity will be stress upon strain. Yes. Modulus of elasticity we get from here as stress by strain. अब मुझे मेरा मोटिव सिर्फ डायमेंशन लिखना बेटा. वी आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर राइटिंग डायमेंशंस. आप लिखो जरा 1 मिनट.
So what we get from here, that modulus of elasticity is equal to what? Stress by strain. We already know कि stress का dimension होता है m1 l minus 1 t minus of 2, and strain does not have any kind of dimension. It is a dimensionless quantity. So इसका मतलब कि modulus of elasticity का वही dimension होगा जो dimension stress का होगा. Am I clear, everyone? ऋषभ, समझा बेटा आपको ये पॉइंट्स? इज इट क्लियर? sir. हाँ. गुड, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. So after modulus of elasticity we had frequency, 14th number. कैसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को? m0 l0 t minus 1. Very good. Frequency if you have to write, मैं 25-26 लिखाऊंगा, बाकी कुछ होमवर्क दूंगा, फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे. फ्रीक्वेंसी होता है, दिस इज 1 by टाइम पीरियड. और ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t minus 1. अंकिता हुआ था? So M and L we have to always write. No need to write, but actually JEE और NEET में options come like this only, so that's why I'm writing. आप नहीं लिखोगे it will work, absolutely no problem, but exam में ऐसे ही options आते हैं, so that's why I'm writing. Is it okay? Yeah. Okay. अंकिता समझ, आपका आया था आंसर? Have you got the answer? Okay. चलो, I'm sharing the screen again. I'll give you 5 minutes time to write. So after frequency go with angular velocity and all. 14 के बाद 15. ध्यान रखना angular velocity जैसे आपका linear velocity होता है वैसे ही कंपेयर करना. Try to get to angular. फिर फॉर्मूलाज आपको नहीं पता होगा, जो पता है सिर्फ वही लिखिए. Sir, Young's modulus was there in sound. Yeah, it's there in sound also. Young's modulus is used to for calculate the speed of sound. Sound का speed होता है under root bulk modulus by rho in gaseous medium. बाकी medium के लिए it changes. तो बल्क यंग्स मॉडुलस का हम लोग यूज करते हैं साउंड में, साउंड का स्पीड कैलकुलेट करने. एंगुलर वेलोसिटी का आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू r ओमेगा, एक फार्मूला बताया मैंने पिछले क्लास सेशन में.
Okay, shall we write? चलो we'll start writing. पहला है हमारा एंगुलर वेलोसिटी. क्या होता है इसका डायमेंशन? m0 L1 t minus 1. Angular velocity. So this can be written by like this. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग angular velocity का. We can go by this relation v is equal to r omega. So omega होता है v by r. Already पढ़ाया हुआ है मैंने फॉर्मूला. Velocity का होता है m0 L1 t minus 1 and this is L1. This will go up. So ओमेगा का डायमेंशन अगर आप लिखोगे कितना रिलेशन डायमेंशन आएगा ओमेगा? m0 L0 t minus 1. No, this is for frequency. हाँ, एक्चुअली रेडियन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा मुझे. ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन जनरेट होगा. So you write like this. ठीक है, लिखो ऐसे ही. ओमेगा का कितना डायमेंशन हो जाएगा? लेट बी इक्वल टू m0 L0 t minus 1. See the same dimension as frequency. तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ओमेगा इज 2 पॉइंट. नहीं, पर उसमें एंगल भी तो आता है ना. एंगल आता है, बट एंगल के लिए रेडियन आप लिखोगे उसका यूनिट होगा. अच्छा, एंगल जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है. एंगल क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी की सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी. हम लोग डायमेंशंस में क्या करते हैं? डिराइव क्वांटिटी को किसके टर्म में लिखते हैं? फंडामेंटल के टर्म में ना. सो वी हैव टू ओनली राइट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, नॉट डिराइव्ड. क्लियर? सर हम लोग डायमेंशंस के हिसाब से यूनिट डिसाइड करते हैं ना. नो, कभी नहीं. डायमेंशंस के हिसाब से यूनिट नहीं होता. हाँ, यूनिट के हिसाब से डायमेंशन लिख सकते हैं. रिवर्स इज नॉट ट्रू. If I know the unit, I can write the dimensions. But if I know the dimension, I can't write unit. हर बार सही ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं. The example goes with angular velocity. इसका डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन सेम है, बट फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज. इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. Right? So two physical quantity having same dimensions can have different unit. Please mark my word. दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम है उसका यूनिट दूसरा डिफरेंट हो सकता है. Am I clear? सर आप एग्जांपल दे सकते हैं? Example is here beta. Frequency and angular velocity. Frequency is also having dimension m0 L0 t minus 1. Angular velocity का भी dimension m0 L0 t minus 1. But frequency का यूनिट होता है hertz, second inverse या hertz. Angular velocity का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. So they are two different quantities. दोनों का डायमेंशन सेम है बट यूनिट अलग अलग है. Right? So any two physical quantity is having same dimension does not mean कि they will have same unit. अलग भी हो सकता है. तो रेडियन भी तो फंडामेंटल यूनिट है. नहीं, रेडियन फंडामेंटल नहीं है. रेडियन सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी. दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 है. दे आर ओनली फंडामेंटल. रेडियन एंड स्टेरेडियन फंडामेंटल नहीं है. दे आर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज. और डायमेंशन में हम डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही लिखते हैं. ओनली इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, नॉट सप्लीमेंट्री. So why are they supplementary? Because the problem is, अब जब फिजिक्स का ये हुआ था, फिजिक्स जब बना था तो बेसिक क्वांटिटीज बने 7. उसके अलावा 2 क्वांटिटीज बने. दिस इज सप्लीमेंट्री बिकॉज वो जो 2 क्वांटिटी है वो हर जगह पे यूज में नहीं आता है. रादर ये जो 7 क्वांटिटीज में आपने पढ़ा फंडामेंटल, दे आर यूज एवरीवेयर इन फिजिक्स. दैट्स व्हाई ये कोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज है. बाकी सब डिराइव्ड है. और वो 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है क्योंकि एंगल और सॉलिड एंगल को भी हम किसी दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते हैं. आई कांट राइट एंगल एंड सॉलिड एंगल इन टर्म्स ऑफ दीज 7.
इसलिए उसको अलग रख दिया गया। समझ में आ रहा है? एंगल और सॉलिड एंगल को आप लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इसके टर्म में नहीं लिख सकते हो। I can't express angle and solid angle in terms of these quantities. Therefore, उसको एक अलग जोन में डाल दिया गया called supplementary fundamental quantities. But actually वो fundamental नहीं है. It's a different category. Am I clear? Yes, sir. Okay. Nice आपको समझा point what regarding units? Nice समझा कि shall I take more example? I understand. Okay, good. Angular velocity. Remember this, two physical quantity having same dimension will not, can have or can't have same unit. दो physical quantity जिसका dimension same है, unit same हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों possibility valid है. Example is in front of you. If you want, I can pour more examples. चलो next. Angular velocity done. Next is surface tension. क्या होता है इसका फॉर्मूला? Surface tension. What is the formula for surface tension? The moment of inertia. अच्छा वो रह गया क्या? Sorry. Next is moment of inertia. ये थोड़ी देर के बाद मतलब आफ्टर 1 or 2 months हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. Moment of inertia, it is a tendency of resisting circular motion. जैसे मास होता है ना, वो लीनियर मोशन को रेजिस्ट करता है. तो जैसे लीनियर मोशन में जो काम मास का है, सर्कुलर मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है. ठीक है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू चेंज द स्टेट, रोटेशनल स्टेट. जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसको रोटेट करने में आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, जिसका इनर्शिया कम है उसको रोटेट करने में आपको कम एफर्ट लेना पड़ेगा. ठीक है. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसका फॉर्मूला इज I is equal to mr square. m k square लिखना ज्यादा प्रिसाइज है. k is the distance. K is the distance. Distance from axis of rotation. Rotation axis से distance होता है which is given by k. So moment of inertia is mk square. अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं, इसका डायमेंशन हो गया m1, इसका डायमेंशन हो जाएगा l2. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है m1 l2 t0. Is it clear? Is it clear properly? Okay. सर इनर्शिया का क्या होगा? वही लिखा ना, इनर्शिया का ही लिखा ना, m k स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है? नहीं, सेम क्वांटिटी. Okay. Next one is moment of inertia के बाद we are having surface tension. ये सब क्वांटिटी हमें पढ़ना है फिजिक्स में, लेकिन सबका मैं डायमेंशन लिखा दे रहा हूँ बाय राइटिंग फॉर्मूलाज. सरफेस टेंशन क्या होता है? फॉर्मूला सरफेस टेंशन का एनीवन? Aisha, do you know the formula for surface tension? I know it's F/2L, but I don't know how. Okay. Surface tension is not 2L beta, it is force by length. Actually surface tension water में होता है. वाटर एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो ग्लास में पानी लिया and on that water ना take a needle, पतला सा निडल ले लो और पानी के सरफेस पे जेंटली निडल को रख दो. तो क्या होगा? निडल डूबेगा कि पानी के सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा? I'm saying gently. So take a glass of water, take a needle also, and place needle gently on the surface of water. आराम से उठा के पानी के सरफेस पे you place the needle there. So if you place the needle on the surface of water, will that needle float या submerge? क्या करेगा वो?
फ्लोट करेगा ना, अगर आप निडल रखते हो तो निडल विल फ्लोट। अब देखो अगर निडल फ्लोट कर रहा है तो उसका वेट तो नीचे mg लग रहा है, हाँ कम है उसका वेट बट mg है तो सही, तो उसके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, तो उसके वेट को बैलेंस करता है ये सरफेस टेंशन। एक और एग्जांपल लेता हूँ, टेक अ कॉटन, और कॉटन आप ले लो and place that cotton on the surface of water, so what you'll find that cotton will float on the surface of water, and So after that is the buoyant force. No? no, for buoyant force there should be some part of the body should be submerged in the water. buoyant force तब लगेगा जब बॉडी का कुछ पार्ट पानी के अंदर डूबा है। buoyant force acts because of the displaced liquid, जब तक आप लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं करोगे तब तक buoyant force नहीं लगेगा। And if you take a cotton, cotton will be entirely on the surface of water. Cotton का कुछ भी पार्ट पानी के अंदर डूबा नहीं है, therefore buoyant force नहीं लग रहा, वहां पे surface tension लग रहा है। Am I clear? For buoyant force, there should be some volume of the object should be inside the water. पानी के अंदर ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। अगर पानी में के अंदर ऑब्जेक्ट का कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, in that case buoyant force can't act. Is it okay? Yes. Okay. So ये वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, not because of buoyant force. Now surface tension क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं। T is equal to So F. surface tension is only in liquids. Majorly in liquids. It is dominant in liquid only. क्योंकि solid का surface तो already tensed है। जैसे if I take the mobile phone, इसका surface तो already hard है, इस पे तो बहुत ज्यादा surface tension है। Liquid के केस में surface tension weak होता है, छोटा force होता है, इसलिए वहीं पे हम स्टडी करते हैं। सॉलिड के केस में पढ़ के फायदा नहीं है बेटा, ये सॉलिड का तो सरफेस ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है। Sir, हाँ what if there is a bubble? So like हाँ, एक्चुअली होता क्या है, एलिबोरेट थोड़ा बताता हूँ, डिटेल नहीं करूंगा पर थोड़ा बताता हूँ। होता क्या है, सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो सरफेस पे लगता है बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आई विल एक्सप्लेन यू, वेट। टेक अ कंटेनर लाइक दिस, ठीक है, टेक अ कंटेनर लाइक दिस, और इस कंटेनर के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है ऐसे। यू टेक टू मॉलिक्यूल्स, one molecule you take here and one molecule will have on the surface of the liquid. So I'm having two molecules for analysis. एक molecule मैं पानी के अंदर पकड़ता हूँ and the second molecule I am taking on the surface of liquid. मुझे बताओ ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसके आजू बाजू में क्या है, क्या वाटर का ही मॉलिक्यूल है? If you focus on the first molecule, see in nearby area, आजू बाजू में आपको क्या दिख रहा है, वाटर का ही मॉलिक्यूल है। This means कि इस मॉलिक्यूल पे जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इधर से लगेगा। द सेम फोर्स विल बी एक्टिंग हियर, सेम फोर्स विल बी एक्टिंग हियर, सेम फोर्स विल बी एक्टिंग हियर, ऐसे लगेगा। और क्या इन सभी फोर्स लगने की वजह से विल आई गेट नेट फोर्स जीरो ऑन दिस मॉलिक्यूल? ठीक है। सो अगर आप कोई वाटर का मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर लेते हो, यहाँ पे लेते हो, तो इस मॉलिक्यूल के आजू बाजू में वाटर का ही मॉलिक्यूल है एंड दीज आर अप्लाइंग इक्वल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शंस एंड व्हिच विल मेक अस नेट फोर्स जीरो। लेकिन अगर आप ये टॉप वाले मॉलिक्यूल को देखो सरफेस पे, तो इसके सिर्फ इतने पार्ट में वाटर का मॉलिक्यूल, ऊपर तो है नहीं, सो यहां से मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। और ये मॉलिक्यूलर फोर्स लगने की वजह से क्या है ना, सरफेस श्रिंक करता है, और सरफेस जब श्रिंक करता है तो सरफेस के पास एक टेंशन जनरेट होता है, दैट टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना। एंड दिस एक्ट्स बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के आजू बाजू में सिर्फ वाटर का ही मॉलिक्यूल है व्हिच इज अप्लाइंग इक्वल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शंस एंड सम टोटल विल बी जीरो फॉर दिस मॉलिक्यूल। लेकिन इस मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो वाटर है बट इसके ऊपर नहीं है, सो नेट फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या होगा, श्रिंक करेगा और सरफेस में एक स्ट्रेस, एक टेंशन जनरेट होगा, दैट टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर प्रॉपर्ली? अब देखो ये सरफेस टेंशन की वजह से ही लिक्विड ड्रॉपलेट या कोई भी लिक्विड है वो मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है, श्रिंक होके मिनिमम सरफेस एरिया लेता है, एंड फॉर गिवन वॉल्यूम मिनिमम
सरफेस एरिया इज ओनली पॉसिबल इन स्फीयर में, इसलिए आप देखना वाटर का ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप का होता है। रेनफॉल जब होगा तो आप देखना वाटर का जो ड्रॉपलेट आता है वो स्फेरिकल शेप का आता है, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया लेगा, एंड फॉर गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव स्फेरिकल शेप, इसलिए लिक्विड टेक्स स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। एम आई क्लियर अंकिता? Yes. ओके, डाउट है बेटा कि समझ में आ गया? यस, आई एक्सप्लेन अगेन। तो सरफेस टेंशन F by L की होता है बिकॉज इट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं, F by L भी डिफाइन करते हैं, और इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। दिस इज अ डेफिनेशन बेटा, एक डेफिनेशन है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन का दो डेफिनेशन होता है, एक तो फोर्स बाय लेंथ और एक सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दोनों में से कुछ भी लेके पढ़ सकते हैं। ओके, चलो डायमेंशंस लिखते हैं इसका। फोर्स बाय दूसरा क्या फॉर्मूला होता है? surface energy per unit area. Write that also. Surface tension is equal to surface energy per unit area. क्या होता है ना कि श्रिंक करने में एक वर्क डन होता है, और उस वर्क डन की वजह से सरफेस के पास एनर्जी स्टोर होता है। सो हर वाटर सरफेस के पास एनर्जी होता है, क्योंकि वो श्रिंक किया ना, और फोर्स लगा, श्रिंक किया मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी। ठीक है, सो देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, वन इज फोर्स बाय लेंथ व्हिच इज इजियर डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट एरिया, नॉट वॉल्यूम। Done with it? So we'll write the dimensions. Surface tension is equal to what? Force by length. Force का dimension we have m0 l sorry m0 कैसे m1 l1 t minus 2 and इसका dimension हो गया simply length 1. This will go up. So the dimension of surface tension which I have is m1 l0 Is it clear? What will be the unit of moment of inertia? Kg meter square. Mass is kg and r square is meter square. So kg meter square is the unit of moment of inertia. Okay. Shall we proceed forward? Chalo, go to the next one. So we had angular momentum, surface tension के बाद gravitational constant. Next is gravitational constant. Gravitational constant. कैसे करेंगे इसको? How will be getting the dimensions of gravitational constant? It will be force into r square by m square. Yes. Relation क्या use करेंगे? F is equal to G m1 into m2 by r square. Gravitational force होता ना ये, which means कि G can be written as F into r square by m square, या m1 into m2 if you want to write. कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मुझे डायमेंशन ही लिखना है। इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l1 t minus of 2, इसका डायमेंशन हो जाएगा l2 एंड दिस विल हैव डायमेंशन m2. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितनी बार पूछा हुआ नहीं एग्जामिनेशन में, इवन इन जेई आल्सो. सो इफ यू क्लब देम, सो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन अगर आप लिखोगे, दिस विल बी m minus 1 l3 t minus of 2.
तो लेकिन आपने तो बोला कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा। हर कांस्टेंट का थोड़े, हर देयर आर सम कांस्टेंट जिसके पास यूनिट नहीं है, लाइक 2 3 4 5 नो डायमेंशंस, लेकिन जी के पास तो होगा, जी हैज यूनिट, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, तो इसके पास तो डायमेंशन होगा ही। ऐसा थोड़ी कि कोई भी कांस्टेंट्स के पास नहीं होगा। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिक कांस्टेंट्स 2 3 4 5 10 15, वो सारे कांस्टेंट्स के पास डायमेंशन नहीं होगा, ये तो इसके पास तो होगा ही। क्लियर? डन, चलिए मूव फॉरवर्ड। अगला है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके पास भी होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे करोगे? सर एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम था क्या? Oh yes, sorry. So after this we have angular momentum. एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम जैसे आपका लीनियर मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम भी होता है आर इंटू ओमेगा, सॉरी आई इंटू ओमेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, लीनियर मोमेंटम और आर, एल हो जाएगा आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायमेंशंस बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट टर्म। आर का डायमेंशन हो जाएगा L1, इसका डायमेंशन हो जाएगा M1 L1 t minus 1। इफ फ्रॉम हियर ये एंगुलर मोमेंटम है, so अगर आप इसका डायमेंशन लिखोगे इट विल बी M1 L2 t minus 1। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So why not mass into angular velocity? मास इंटू नहीं, मास इंटू नहीं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। सो एंगुलर अगर आप लिखोगे लीनियर की जगह पे एंगुलर, मैंने क्या बोला अभी, जो काम लीनियर मोशन में मास का है वही काम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, एंड लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। दिस विल बी द फार्मूला, L is equal to I into omega. This is the formula for angular momentum, not M into omega. Is it clear? Yeah. Fine. Clarity सबको यहाँ तक? Next one is Planck's constant. Next is Planck's constant. कैसे लिखेंगे Planck's constant का? ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग Planck's constant. How are we writing Planck's constant? इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं P is equal to h by lambda. ये P आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। ये जो लैम्डा का टर्म है दिस इज माय वेवलेंथ, और ये जो h वाला टर्म है दिस इज माय प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। सो फॉर्मूला होता है P is equal to h by lambda. दिस इज अ फॉर्मूला जो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से मिलता है, which relates the particle with wave nature, और रिलेशन बना P is equal to h by lambda. So from here I can write h as P into lambda. P आपका लीनियर मोमेंटम है, डायमेंशन इज M1 L1 t minus of 1. लैम्डा इज लेंथ, एक्चुअली वेवलेंथ एक लेंथ ही होता है, L1 हो जाएगा इसका. So from here if I write the dimension of Planck's constant, this will be M1 L2 t minus 1.
Is it clear? Is it clear properly? चलो नेक्स्ट, समझा ना बेटा सबको? दिया, विषय समझा बेटा दोनों को? इज इट क्लियर? हाँ सर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव डन विद प्लैंक्स कांस्टेंट. नाउ गैस कांस्टेंट, ये तो पता होगा गैस कांस्टेंट. नाइसा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर गैस कांस्टेंट? गैस कांस्टेंट क्या? हाँ, Don't remember. ओके. एनीवन? विषय, फार्मूला क्या है गैस कांस्टेंट का? Sir, you had taught. हाँ, क्या होगा गैस कांस्टेंट का? एक मैं बताता हूँ, लिखना आपको खुद से ही है. ये पढ़ा है कभी? PV is equal to nRT. ये P stands for what? Pressure. V stands for volume. N is your number of moles. R वाला जो term है, this is my gas constant, and T is temperature. खुद से लिखो जरा. I have written the formula. So how will we write mole and Mole is a fundamental concentration of substance. so we can write it in the dimensions, right? Yeah, of course, it's a fundamental quantity. Pressure ka we already know. M1, L minus 1, T minus of 2. Volume we already know is L cube. N is my mole. We write it as MOL, not MOL. Minus 1. And the temperature is Kelvin. So for temperature we have Kelvin. So if I represent here, so अगर हम यहाँ पे इसको represent करेंगे, it will be something like this. We are having relation here as PV is equal to nRT. So R will be equal to what? PV by NT. So इसका dimension आपको पता है M1 L minus 1 T minus of 2. This is L raised to power 3. इसका dimension is mole. And this is Kelvin. So if you write from here, gas constant का dimension होगा M1 L2 T minus of 2 mole minus 1 Kelvin minus 1. Aisha, have you got the answer for this? Gas constant ka dimension? Yeah. Excellent. Sir, can you go to the previous slide? Yeah. So what is R called? Gas constant. Its value is 8.31 joule per mole Kelvin or 2 calorie per mole Kelvin. So R is a gas constant. Sir, you had taught this. So you had taught this Okay. In 8th type.
Okay, fine. Shall we move forward? चलो एक दो और लिख लेते हैं. हाँ, पैंक्स गैस का इलेक्ट्रिक चार्ज. लेट्स राइट डाउन इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या होगा? How to write electric charge? कैसे लिखोगे आप? Simple. हाँ, is current by time. So charge can be written as current into time. So अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो इसको, तो we can write like this: M0 L0 A1 T1. या सिर्फ अगर A1 T1 भी लिखोगे तो भी चलेगा. Am I clear properly? ओके, समझ में आया सबको डायमेंशंस लिखने के लिए? हाँ ऋषय, समझा बेटा पूरा डायमेंशंस लिखने के लिए कैसे लिखेंगे इसको? हाँ सर. ओके, नाउ वी हैव, मैंने शायद यहाँ तक किया. इलेक्ट्रिक चार्ज तक वी हैव कंप्लीटेड. सो आफ्टर इलेक्ट्रिक चार्ज गो फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टिल दिस 34. इसको कंप्लीट कर लेना. आई विल शेयर दिस विथ यू. कंप्लीट दिस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे. So once can you go to that slide? Yeah. Okay, and one more thing, till next week I'll inform you regarding the timing of lectures, and then we'll finalize it, because one day will be Sunday, so एक दिन तुम लोग Sunday को lectures रखेंगे, and one more day I'm deciding, so I'll let you know, right? Clear है सबको यहाँ तक? Everyone? अच्छा, I'll take the corrections of today test, और आज मैं आंसर शेयर करूंगा, मे बी टुडे और बाय टुमारो. यू गो थ्रू इट, जो भी गलत होगा वो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग आवर डाउट्स. अगले लेक्चर में हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे आज के टेस्ट के, एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इज इट क्लियर? Yeah, sir. Sir, हाँ बेटा. I couldn't complete today's test. I couldn't get enough time. Fine. You have submitted na test? Yeah, I have submitted, but like I couldn't do it, all questions in time. No worries. के लिए भी you prepare accordingly. You'll get the same time, same number of questions. Right? 30 questions, 1 hour 30 minutes. और जो final test लूंगा मैं, in that you'll have 45 questions for 1 hour. Right? मैं थोड़ा सा भी neat pattern पे आना चाहता हूँ. That's why I'm giving less time. And slowly I'll come to neat pattern. So we'll have 1 hour test, 45 questions. Slowly. Is it clear? Sir, how do we do 1 hour में 45 questions? NEET asks very easy questions directly based on formulas. So that's why they are giving 45 questions for 1 hour, because test is for 3 hours and you have 90 questions in biology, 45 in physics and 45 in chemistry. So total 180 questions in 3 hours. Right? And for physics, you can have 1 hour, 45 questions. Questions are very easy, beta. बहुत easy पूछता है. I'll stick to the NEET pattern. NEET का ही पेपर लेंगे. 1 hour, 45 questions, negative minus. Is it clear? So, but these questions are not very easy. No, these were not very easy. That's why I've given 1 hour, 30 minutes. No? 30 questions, I gave you 90 minutes. Implies 3 questions for a minute, which is more than enough. Right? At least I should give 2 minutes for a single question, but I gave you 3 minutes. Because test was for 90 minutes, no? And we had 30 questions in the test. So 3 minutes for each questions, which is very much. है ना? So slowly, because एक साल हमारा पढ़ के हो गया, slowly I'll compress it, और हम लोग actual pattern पे आ जाएंगे.
Is it clear? And don't bother about कि मेरा कम बना या miss हो गया. No problem. These are all practice sessions. Is it clear properly? Yeah, sir. So it's fine, no? Yeah, it's fine. It's absolutely fine. But slowly we have to improve in one test. थोड़ा और अच्छा करेंगे, फिर और अच्छा करेंगे. Slowly we'll improve. Clear? Don't bother about these. छूट गया, रह गया, गलत हो गया. Nothing. हमारा काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना and we have to solve it. That's it. Clear? Yes. चलो ठीक है. We'll close for today then. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye.